देवियों और सज्जनों, अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका बॉस खुश हो और आपकी पीठ थपथपाए, वैसे कुछ बॉस ऐसे भी होते हैं, आप कितना भी काम करो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में जो मैं चीज़ें पढ़ाने वाला उसे सीखने के बाद आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे। जी हाँ, ज़रा स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल के अंदर एक डैशबोर्ड डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने चार्ट के सामने एक आँख रखी है। इस आँख पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चार्ट गायब, फिर से मैं शो कर रहा हूँ आप राइट, ये शो हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये चार्ट गायब शो हो रहा है। और साथ ही में मैं यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ तो चार्ट के अंदर हलचल मच रही है, यानी कि चार्ट में यहाँ पे पॉइंट्स जैसे कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो वैसे उन कॉलम्स का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मैंने बनाया है पिवोट टेबल की मदद से। यहाँ पे एक छोटा मोटा कोड भी मैंने किया है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई ये कैसे होगा, ये चीज़ें जो है आप अपने एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे पिवोट टेबल आना ज़रूरी है ये वीडियो देखने के पहले, और इसके लिए मैंने पिवोट टेबल का पूरा 13 पार्ट्स का वीडियो ऑलरेडी बनाया है। 13 पार्ट की सीरीज़ भी अपलोड की है, जो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो की। क्योंकि पिवोट टेबल अगर आपको अच्छे से आता है, पिवोट बोलो या पाइवोट बोलो, अगर आपको अच्छे से आता है तो ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगी आपको। और नहीं भी आता है तो एनीवे आप इस वीडियो को शुरू कर सकते देखना, क्योंकि यहाँ पे पिवोट टेबल एकदम स्टार्टिंग से मैंने वैसे भी बताया है। और इस वीडियो में जो प्रैक्टिस फाइल मैंने यूज़ की वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डाउनलोड के लिए दी है, तो आप ज़रूर चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो प्रैक्टिस फाइल, वहाँ से आप डाउनलोड करके मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम समय नहीं गवाएंगे, डायरेक्टली शुरू करेंगे ये डैशबोर्ड कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए। मैं सतीश, मेरा इंट्रो तो दे दूं, मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो एमआईएस रिपोर्ट सीखने के लिए अपने आप का पूरा तन मन ध्यान एक जगह पे लगाया होगा, ये मानकर मैं शुरू करता हूँ एमआईएस रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है ये हम जानते हैं, और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि भाई एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे लोगों को एमआईएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो एमआईएस रिपोर्ट क्या खक बनाएंगे, राइट। तो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब कहोगे कि यार ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये रिपोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। एमआईएस रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाउ फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग। ये अंग्रेजी समाचार थे, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। एमआईएस रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो एक मैनेजमेंट को बताते हैं कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कितना हुआ है। वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, साथ ही में फास्ट डिसीजन लेने के लिए भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक कंपनी का सेल्स रिपोर्ट है, सेल्स एमआईएस रिपोर्ट, तो उसे ये पता चल जाएगा कि भाई इस हफ्ते में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हो गई है, कौन से रीजन में ज़्यादा सेल हो गई है, कौन से प्रोडक्ट की कम सेल हो गई है, कौन से प्रोडक्ट कौन से रीजन में बहुत ही कम बिका है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एमआईएस रिपोर्ट के जरिए पता चल जाएगी, जिससे आप डिसीजन भी ले सकते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। या फिर कोई एम्प्लॉय डेटाबेस है तो वहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है एमआईएस रिपोर्ट के जरिए। अगर आप प्रॉपरली डेटा मैनेज कर रहे हो तो उस डेटा के ऊपर प्रॉपरली रिपोर्ट बनाने भी आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने बताया एमआईएस रिपोर्ट के बारे में। अब आपको किसी ने फ्यूचर में पूछा इंटरव्यू में कि भाई बताओ एमआईएस रिपोर्ट क्या है, तो आप रेडी हो उसे बताने के लिए। इंग्लिश में भी समझा सकते हो, हिंदी में भी समझा सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको आगे ये समझाना चाहूँगा कि भाई एक्सेल के अंदर एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं हमेशा करता हूँ। ये 4 स्टेप होते हैं एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट प्रॉपरली बनाने के लिए। पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, मतलब हमें डेटा को अच्छे से समझ लेना है, डेटा की समझ हमें होनी चाहिए, डेटा को प्रॉपर रीड करना है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे रीड करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, ये पहली स्टेप्स रहेगी। दूसरा, बिल्डिंग लॉजिक एज पर एंड रिजल्ट। जो एंड रिजल्ट हमें निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक्स बनाएंगे। क्या लॉजिक होगा डेटा के अंदर, सोचेंगे और फिर लॉजिक बिल्ड करेंगे। लॉजिक है तो मैजिक है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो यहाँ पे हम मैजिक तैयार करने के लिए पहले लॉजिक लगाएंगे। उसके बाद आएगा अप्लाइंग फॉर्मूला, यानी कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे तीसरे स्टेप्स में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आएगा क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, जो कि एक्सेल के अलग अलग टूल्स यूज करेंगे हम यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि पाइवोट टेबल हो गया, पाइवोट चार्ट्स हो गया, फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया, या फिर सॉर्ट हो गया। अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके अलग अलग रिपोर्ट्स हम जनरेट करेंगे जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड रहेंगे, राइट। तो ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप एमआईएस रिपोर्ट बना पाओगे। ये चारों स्टेप्स फॉलो करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, राइट गाइज। तो आपको हमेशा याद रखना ये चारों स्टेप्स, और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये चारों स्टेप्स
अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटा को समझ लेना है अच्छे से, बिल्डिंग लॉजिक एज पर एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट के हिसाब से लॉजिक बिल्ड करना है, अप्लाइंग फार्मूला अप्लाई करना है और रिपोर्ट बनाने हैं। तब आपको MIS रिपोर्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो ये तो मैंने MIS रिपोर्ट या MIS प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये पहले मैंने बताया। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं अभी आपको डेटा दिखाता हूं जिसके ऊपर हमें MIS रिपोर्ट बनाना है। और ये जो शीट आपके सामने दिखाई दे रही है ये डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दी है, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा वीडियो तो देख लो। सबसे पहले यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा भाई इस वर्कबुक के अंदर 5 शीट्स है। कितनी शीट्स है? 5। पांडव कितने थे? 5। हाथ की उंगली कितनी है? 5। अगले सवाल पे 5 मत बोल देना, वो सवाल ये है कि डैडी कितने हैं, राइट। इसमें 5 मत बोल देना, एक ही बोल देना, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जल्दी में सवाल पूछा था स्टूडेंट्स को कि भाई हाथ की उंगलियां कितनी? 5। पांडव कितने? 5। डैडी कितने? एक स्टूडेंट ने बोल दिया 5। तो आप ऐसा मत कर देना। ध्यान, आपका ध्यान है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे। पहले इसीलिए ध्यान दीजिए कि भाई 5 शीट हमारे पास है। पहली 3 शीट जो है इसमें ये रॉ डेटा की शीट्स है। यहाँ पे देखिए एक ब्रेक है, एक इफिशियंसी है, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ पे ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा मैं समझाऊंगा। और उसके बाद समरी, हमें इसमें से समरी निकालनी है इस डेटा में से, और फिर हमें डैशबोर्ड बनाना है जो कि ब्लैंक है पूरा का पूरा, राइट। ये हमें यहाँ पे बनाना है जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया था। एक बार फिर से मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाऊंगा। पहले डेटा को समझेंगे, फिर एंड रिजल्ट क्या है समझेंगे, और फिर हम MIS रिपोर्ट चालू कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्रेक शीट में आता हूँ, पहले डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे है क्या बेसिकली डेटा? ये कॉल सेंटर का डेटा है दोस्तों, जिसमें एम्प्लॉय के नाम है उसके रीजन कोड के साथ साथ। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे MUM मतलब रीजन कोड है और उसका एम्प्लॉय का कोड भी है और एम्प्लॉय का नाम भी है अब्दुल हमीद। वैसे ही आप देखोगे नीचे हैदराबाद एम्प्लॉय के भी रिकॉर्ड्स है HYD, फिर उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो दिल्ली एम्प्लॉय की भी रिकॉर्ड है और उसका एम्प्लॉय कोड भी है आगे। साथ में आगे नेक्स्ट कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है उसने लंच ब्रेक कितना लिया है। लंच ब्रेक बेसिकली ये उनका ब्रेक का रिकॉर्ड है जब वो काम पे आते हैं, कॉल सेंटर में आते हैं। तो नॉर्मल ब्रेक कितना लिया, फीडबैक, ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम उन्होंने ये किया है, यूटिलाइज किया है, मतलब या ट्रेनिंग कितने टाइम पे हुई, उनकी मीटिंग ऑफिस के टाइमिंग में मीटिंग कितनी बार अटेंड की है, अनवांटेड ब्रेक है, अदर वर्क है, और टोटल ब्रेक टेकन कितना है। ये कॉलम्स में यहाँ पे एम्प्लॉय के ब्रेक के बारे में डिटेल्स बताई गई है। तो ये शीट हमने समझ ली। इसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जिसमें वो काम पे आने के बाद उसने कैसा ब्रेक लिया है, किसके लिए कितना टाइम, टोटल ब्रेक कितना है। ओके, उसके बाद हम जानेंगे इफिशियंसी सीट के बारे में। इफिशियंसी, ओके ऐसा बोलना था, राइट। कभी कभी टंग फिसल जाती है। इफिशियंसी सीट में क्या है? वही एम्प्लॉय है जो कि जैसे वहां पे थे, सेम एज इट इज, राइट। ये एक सॉफ्टवेयर से डेटा यहाँ पे आ चुका है, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है जो कि उनके कॉल सेंटर का। मैंने हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, मतलब एम्प्लॉय के कोड वगैरह सब हेरा फेरी कर दी, करना पड़ेगा भाई। जो डेटा होता है वो डेटा प्राइवेसी की वजह से यहाँ पे पूरी चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट। एज इट इज़ डेटा हम शो नहीं कर सकते, यू नो दैट, कंपनी का डेटा पॉलिसी रहता है। और इसी की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जो कि मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन एक्चुअल डेटा जैसे ही है, ये डेमो डेटा मैंने बनाया है। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वर्किंग हावर्स है, वर्क एफिशिएंसी है, अटेंडेड कॉल्स है, मतलब उस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, कितना इफिशिएंटली काम किया है, कितने कॉल अटेंड किए हैं, उसका परसेंटेज एंड ऑल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ढेर सारे कॉलम्स में उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कॉल कितना ये किया है, एक्टिव विद कस्टमर कितना है, या फिर नॉट वर्किंग कितना है, सब कुछ परसेंटेज यहाँ पे सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हो चुका है। और एक शीट हमारे पास है जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय का दिखाई दे रहा है, वही एम्प्लॉयज़ के नाम रहेंगे और अटेंडेड कॉल्स कितने, ट्रांसफ़र कॉल कितने हैं, या फिर कॉल कॉन्फ्रेंस में कितने उन्होंने ट्रांसफ़र किए, रीडायरेक्ट कितने किए, होल्ड पे कितने रखे, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये बेसिकली इस तरह से सीट है। एक एम्प्लॉय यानी कि एक कॉल सेंटर का एम्प्लॉय जो होता है वो अपने काम पे आने के बाद उससे रिलेटेड डिटेल्स पूरी है, मतलब उसने कॉल कितने अटेंड किए, ब्रेक कितना लिया, ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे इन शीट्स में आपको मिल रहा है, राइट। ब्रेक, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ये था ओवरऑल डेटा हमने समझ लिया। अब हमें एंड रिजल्ट कैसे बनाना है वो देखते हैं। समरी शीट में आते हैं और यहाँ पे उन्होंने बोला है समरी शीट में बेसिकली कि भाई एम्प्लॉय के नाम जो यहाँ पे है ब्रेक, एफिशिएंसी में, वही कॉलम आप यहाँ पे ले लो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय है और ये टोटल 150 एम्प्लॉयज है, तो 150 के 150 एम्प्लॉय यहाँ पे आने चाहिए। लेकिन अगर इसमें आगे भी एम्प्लॉय ऐड होते हैं नीचे तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे, तो
कुछ इस तरह से उनको ऑटोमेटिक चाहिए, मतलब वहाँ पे डेटा ऐड होते जाए तो यहाँ पे भी उसका समरी बनते जाए। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि उस एम्प्लॉय का नाम जो है यहाँ पे पूरा का पूरा नाम कोड के साथ है, मतलब रीजन कोड है, फिर उसका एम्प्लॉय का कोड भी है, तो एम्प्लॉय का नाम सेपरेटली उनको चाहिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्किंग हावर्स उनको चाहिए, वर्क इफिशिएंसी चाहिए, टोटल ब्रेक टेकन चाहिए। ये अलग अलग शीट्स में पड़े हुए कॉलम्स है, याद रखिए तीनों शीट्स में ये कॉलम अवेलेबल है, तो तीनों शीट से ये डेटा पुल करना है आपको कुछ इस तरह से। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए समरी मैंने ऑलरेडी पुल करके रखी है कुछ इस तरह से। एम्प्लॉय के नेम आपको चाहिए, ये पूरा का पूरा वहाँ से डेटा यहाँ पे आना चाहिए, फिर एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आपको लेना है, फिर टोटल वर्किंग हावर्स, वर्क इफिशिएंसी, और ये सारी चीज़ें जो है ना इन्हीं शीट्स में पड़ी हुई है। याद रखिए ये ब्रेक इफिशिएंसी और ओवरऑल तीनों शीट्स में से यहाँ पे पुल कर लेना है आपको। ओके, तो इस तरह से समरी उनको चाहिए, और यहाँ पे डैशबोर्ड भी कुछ इस तरह से चाहिए जैसे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में बढ़ा सकता हूँ 5, तो 5 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, उनका चार्ट भी दिखाई दे रहा है। चार्ट को मैं हाइड करना चाहता हूँ, हाइड हो सकता है। साथ में यहाँ पे भी मैंने इंक्रीज और डिक्रीज का बटन डाला है, जहाँ से मैं टॉप एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। टॉप 5 ये टॉप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, टॉप 4 दिखाना चाहता हूँ, टॉप 4, टॉप 3, वैसे यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। ये देखिए टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3, और नीचे चार्ट में भी अकॉर्डिंग टू दैट रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, और मैं इसे हाइड और शो भी कर पा रहा हूँ। क्या बात है, ये देखिए। तो ये चीज़ें जो मैंने बनाई है, ये कैसे बनाई है, ये एंड रिजल्ट, ये हमें सीखना है, ये बनाना है। इसके लिए क्या क्या लॉजिक बिल्ड होंगे ये हम देखने वाले हैं। सो डोंट वरी, ये वाली शीट्स मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ये ऑलरेडी बनाया हमने, और ये हमारा रॉ डेटा है जिसमें हम अभी काम करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको समझ में एंड रिजल्ट करना क्या है, कि हमें समरी निकालनी है, हमें डैशबोर्ड बनाना है। एंड रिजल्ट भी आपको पता चला है, आपको डेटा भी पता चला है। तो यहाँ पे हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर ली है, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। डेटा को हमने समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है, राइट। ये तो पहले हमने जान लिया कि भाई डेटा कैसा है हमारा। अब एंड रिजल्ट भी क्या है वो भी हमें पता चला है, तो हमें अभी लॉजिक बिल्ड करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें हमारा जो एम्प्लॉय का नाम है, ये पूरा पूरा एम्प्लॉय का नाम विथ कोड है, ये हमें क्या करना है, समरी में ले लेना है। तो सबसे पहला टास्क शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के यहाँ पे कर्सर रख दिया है, और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दबा दूंगा। ये देखिए इज इक्वल टू साइन प्रेस कर दूंगा, ब्रेक में जाऊंगा और पहली सेल पे क्लिक करके एंटर दबा दूंगा। जैसे ही मैंने पहली सेल पे क्लिक करके एंटर दबा दिया, वो जो ब्रेक शीट में A2 सेल में जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे लिंक कर दिया इज इक्वल टू फॉर्मूला के साथ। और फिर आप यहाँ पे ड्रैग कीजिए जितने रिकॉर्ड आपको चाहिए, आप 200 ले लो, 150 ले लो, जितने भी है। आप एक्स्ट्रा लेके भी रख सकते हैं, इन फ्यूचर रिकॉर्ड ऐड करना है तो। फिलहाल हम 150 लेते हैं, बाद में भी ड्रैग करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 150 ही रिकॉर्ड है, तो मैं 150 तक इसे ड्रैग करके रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 150 रिकॉर्ड ड्रैग करके रख दिए है, आप देख सकते हैं। मैं इस कॉलम की साइज भी बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एम्प्लॉय आ चुका है। अब इसमें एम्प्लॉय का नाम अलग निकालना है, राइट। तो पहला लॉजिक तो हमारा हो गया कि वहां से डेटा पुल कर लिया। दूसरा लॉजिक क्या है कि भाई एम्प्लॉय का नाम अलग करना है, तो इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है हमें। मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज होने वाली, फॉर्मूला यूज होने वाला है, और फिर टूल्स भी यूज होने वाले। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मुझे अब्दुल हमीद को अलग लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब्दुल हमीद के पहले अंडरस्कोर दिया गया है, राइट। अब्दुल हमीद के पहले अंडरस्कोर है, जैसे MUM लिखा है, फिर अंडरस्कोर, और एंडिंग में अगर आप देखोगे तो स्पेस और ओपन ब्रैकेट है, मतलब ओपन ब्रैकेट है, हमीद के बाद एक स्पेस है D के बाद, और ओपन ब्रैकेट है। तो मैं क्या करूंगा, इसी का फायदा लूंगा यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला यूज करके, राइट। सभी में देखिए आप यहाँ पे अंडरस्कोर है ही है नाम के पहले, और एंडिंग में आपको स्पेस और ओपन ब्रैकेट मिल ही रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा नोटिस करनी कि नाम के आगे पीछे क्या है, उसके हिसाब से आप नाम को मिड फॉर्मूला लगा के उसे उठा सकते हैं साइड में। लेकिन पहले हम फाइंड फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, फाइंड। अब फाइंड फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ा है बहुत बार, लर्न मोर चैनल पे भी, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे भी। एक्सेल का एक स्पेशली चैनल है, एक्सेल ट्यूटोरियल, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पे एक्सेल के वीडियोस आते हैं स्पेशली, तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। पहले तो मैं यहाँ पे फाइंड फिर से एक्सप्लेन करता हूँ जिनको पता नहीं उनके लिए। फाइंड क्या करता है, फाइंड जैसे आप लिखोगे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दोगे तो आपको नीचे आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे। फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर। आपको कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है वो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दे दोगे। फिलहाल मैं इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा हूँ, मुझे अंडरस्कोर फाइंड करना है। देखिए मैंने अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, फिर मैं कॉमा दूंगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है विद इन टेक्स्ट, इसमें ढूंढना है, A2 सेल में ढूंढना है। मैंने उसे बताया कि भाई मुझे A2 सेल में ढूंढना है अंडरस्कोर। चलो ठीक है, A2 सेल में अंडरस्कोर ढूंढना है, और स्टार्ट नंबर कहाँ से ढूंढना है, 1 से, 1 नंबर पोजीशन से। तो जैसे मैं एंटर करूंगा वो बताएगा कि भाई आपका जो अंडरस्कोर आपने ढूंढने के लिए बोला था वो 4 नंबर पोजीशन पे है, इस वाले
जो सेल है उसमें बेसिकली वो नाम में, राइट। अब ड्रैग करोगे तो सब जगह पे 4 पे ही है, राइट। तो ये आपको पता चला कि फाइंड क्या कर रहा है, अंडरस्कोर की पोजीशन मुझे दे रहा है। तो अगर मुझे फाइंड अंडरस्कोर की पोजीशन दे रहा है तो मैं अगर यहाँ पे मैं इस सेल में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हमें ये फॉर्मूला ऊपर ही लगाना है, मैं आपको दिखाने के लिए सेपरेट सेपरेट लगा रहा हूँ, बाद में एक साथ लगाएंगे। मैं यहाँ पे मिड अगर लेता हूँ, मिड फॉर्मूला क्या करता है, मिड फॉर्मूला एक टेक्स्ट फॉर्मूला है जिसमें से वो क्या करता है, मिडल का टेक्स्ट आपको अलग सा ला के देगा। तो वो पूछ रहा है कि मिड निकालना है, लेकिन किस में से निकालना है, मुझे अब्दुल हमीद से निकालना है। मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये ऐसा ऊपर के सेल में नहीं लगाते रेफरेंस, हम वही सेल में लगाएंगे सामने सामने, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल A2 में हमें ढूंढना है अब्दुल हमीद। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट नंबर कहाँ से ढूंढूंगा, ये जो फाइंड मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था ना ऊपर वाला, ऊपर वाले सेल में फाइंड है, राइट। ऊपर वाली सेल सिलेक्ट की B2, राइट। स्टार्ट नंबर वो लिया और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं, B2, नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने लिए 10। तो मैंने बोला कि 4 नंबर से चालू करो 10 नंबर तक। तो वो बोल रहा है कि हाँ अब्दुल हमीद, आगे 10 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 लिए, इसको मैं ज़रा नंबर ऑफ कैरेक्टर 15 कर देता हूँ, ये देखिए कितना आ रहा है ना। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लेंगे उसके हिसाब से आएगा। और स्टार्ट नंबर अंडरस्कोर से हो रहा है 4 से, तो ये अंडरस्कोर की सेल मैंने यहाँ पे ली बेसिकली। तो अंडरस्कोर का पोजीशन है 4, लेकिन मैं अगर इसे एक और बढ़ा दूँ 5 करूँ तो अब्दुल, देखिए ए स्टार्टिंग पोजीशन हमें मिला, हर एक का स्टार्टिंग पोजीशन हमें मिल जाएगा अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो मिड बेसिकली क्या करता है ये आपको यहाँ पे मुझे बताना था। तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइंड जो है इसे ऐसे रहने देता हूँ, F2 बटन प्रेस करता हूँ। देखिए फाइंड के अंदर मैंने F2 बटन प्रेस किया, फाइंड फॉर्मूला दिखाई दिया, इसके आगे कर्सर रखूंगा, ध्यान से देखिए मिड फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, मिड। कर्सर कहाँ पे रखा है मैंने, इज इक्वल टू और F के बीच में, और यहाँ पे मिड लिख रहा हूँ और ओपन ब्रैकेट, एक फॉर्मूला मिड का यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा A2 को, ओके A2 सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट में कोमा स्टार्ट नंबर मतलब ये फाइंड का फॉर्मूला जो है ना, ये सिलेक्ट करके F9 करके देख लो, सिलेक्ट करो F9, ये क्या बता रहा है 4 बता रहा है, कंट्रोल Z। लेकिन मेरा 4 नहीं है, 4 तो मेरा अंडरस्कोर का पोजीशन है। स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है मेरा टेक्स्ट, अब्दुल का A 5वें नंबर पे, अफजल का या अनामिका का, ये सभी का जो है ना A अल्फाबेट वाइज शॉर्ट है ये, इसीलिए सभी का जो A दिख रहा है आपको यहाँ पे कहाँ से आ रहा है वो A, यू आर गेटिंग, ए कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपको यहाँ पे 5वें नंबर की पोजीशन पे। तो 5वें नंबर की पोजीशन, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे +1। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है 5, राइट 5। कंट्रोल Z कीजिए, अगेन देखिए इस फॉर्मूला को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे F9 कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट देख लिया मैंने, एंटर नहीं करूंगा, कंट्रोल Z करूंगा। याद रखिए आप F9 करते हैं फॉर्मूला का रिजल्ट देखने के लिए। फॉर्मूला जब दे रहे आप और कोई फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जैसे मिड के अंदर फाइंड यूज हो रहा है, तो फाइंड का रिजल्ट मुझे चेक करना था, इसलिए मैंने F9 किया, कैलकुलेट किया और कंट्रोल Z किया वापिस फाइंड फॉर्मूला लाने के लिए। कंट्रोल Z मत भूलिएगा, ओके। उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने लिए 13 लेते हैं, अभी कितना लिया मैंने 13, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे 13 चाहिए, ऐसा डाल दिया रैंडमली। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी फॉर्मूला बनेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट क्या आता है, एंटर। ये देखिए अब्दुल हमीद और ओपन ब्रैकेट आ रहा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर 13 नहीं चाहिए, इसका मतलब थोड़ा सा कम कर देते, 11 देते, नंबर ऑफ कैरेक्टर 11। तो ये देखिए अब्दुल हमीद सेपरेट आ चुका है, मतलब स्टार्टिंग से ये देखिए अफजल, स्टार्टिंग बराबर आ रहा है सबका, एंडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर सबके अलग अलग है। अफजल हुसैन में कम ज़्यादा है, अनामिका में बहुत ज़्यादा है, राइट, इसमें कम है, तो इसमें अनामिका का GUP आ रहा है, गुप, राइट, ओके। तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है अलग अलग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेम जितने हैं, तो वो हम करेंगे। लेकिन पहला हमने देखा कि भाई फाइंड जो है क्या कर रहा है, पर्टिकुलर नंबर पोजीशन पे जो अंडरस्कोर है उसका पोजीशन फाइंड करके उसके अंदर +1 ऐड कर दिया और उससे हमारा स्टार्टिंग कैरेक्टर मिल गया। अब एंडिंग कैरेक्टर को फिक्स करना है, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स करने यहाँ पे 11 पे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे मैं वो समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फिर से दोबारा यहाँ पे एक फाइंड लगा रहा हूँ, फाइंड का फिर से एक इस्तेमाल बता रहा हूँ। फाइंड में हम इस बार फाइंड कर रहे हैं ओपन ब्रैकेट, क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, ओपन ब्रैकेट। किस में फाइंड कर रहा हूँ, ये अब्दुल हमीद वाले सेल में A2 में, कोमा नंबर पोजीशन 1। तो वो बता रहा है कि ओपन ब्रैकेट की पोजीशन है 17, यानी कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये वाला ओपन ब्रैकेट देखिए, अब्दुल हमीद D के बाद स्पेस और ओपन ब्रैकेट 17 नंबर की पोजीशन पे, राइट, D के बाद दिखाई दे रहा है वहाँ पे। सो ये जो ओपन ब्रैकेट की पोजीशन आपको मिली है ये 17 है और आपके पास अंडरस्कोर की पोजीशन भी है। याद रखिए आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए ना, तो आपके पास अंडरस्कोर की पोजीशन भी है। तो अंडरस्कोर की पोजीशन अगर इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस फाइंड, दोबारा देखिए हम अंडरस्कोर यहाँ पे फाइंड करते हैं, माइनस करते हैं उसमें से विद इन टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट में से कोमा और स्टार्ट नंबर 1। तो अब क्या होगा, 17 में से 4 गए 13 रहेंगे, ये टोटल है 17। ये देखिए ये है 17, ये ओपन ब्रैकेट की पोजीशन है 17 और ये है अंडरस्कोर की पोजीशन,
राइट, 4 रह गए, सॉरी 4 अंडरस्कोर की पोजीशन, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं 13, लेकिन अब्दुल हमीद का कैरेक्टर से 11, तो ये 13 आ रहा है, मुझे तो 11 मिल रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमारा एक ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे स्पेस भी है, तो ये 2 और कैरेक्टर्स हमें कम करने पड़ेंगे। सिंपल है ना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट की पोजीशन हमने ली है, तो ये स्पेस भी है ना इसमें, अब्दुल हमीद के डी के बाद स्पेस है, फिर ओपन ब्रैकेट की पोजीशन, ये नहीं चाहिए हमें, डी की पोजीशन चाहिए। तो डी की पोजीशन पीछे 2 कैरेक्टर है, तो हम -2 कैरेक्टर करेंगे डी की पोजीशन। देखिए हर एक में देखिए, अफजल हुसैन में भी देखिए एन की पोजीशन पीछे 2 कैरेक्टर है, गुप्ता में भी देखिए ए जो दिख रहा है ना लास्ट में, गुप्ता का ए लास्ट में, उसमें भी ओपन ब्रैकेट और स्पेस है, तो हर एक में ऐसा है, तो मैंने -2 कैरेक्टर सब में रख दिया। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें मिल गए 11 कैरेक्टर्स, राइट, पहले के लिए 11 है। तो मैं इतना फॉर्मूला जो है दोबारा टाइप करूंगा या कॉपी करूंगा, और इसमें जाकर एक बार देखिए, या 11 दिखाई दे रहा है ना, 11, यहाँ पे 11 हटा दीजिए, और ये वाला फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया पेस्ट कीजिए। देखिए अब्दुल हमीद प्रॉपर आ रहा है, और इवन अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो अब देखिए सबका रिकॉर्ड प्रॉपर आ रहा है, अफजल हुसैन, अनामिका गुप्ता, अनी कुंटन, अनिल कुमार, राइट, सबका नाम यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपरली फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है। तो ये जो है, ये लॉजिक आपको यहाँ पे समझना है, और लॉजिक के साथ फॉर्मूला भी हमने लगाया। लॉजिक क्या किया मैंने, दिखाई दे रहा है आपको, तो लॉजिक बिल्ड किया और फॉर्मूला भी लगाया। पहले लॉजिक बिल्ड किया कि भाई ओपन ब्रैकेट की पोजीशन मैंने फाइंड की, और उसमें से मैंने अंडरस्कोर की पोजीशन माइनस कर दी, राइट। तो वो जो फॉर्मूला है उजेला कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके बीच में कितने, लेकिन ये स्पेस और अंडरस्कोर है, इसलिए -2 भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से सीखनी है। एक्चुअली ये फॉर्मूला सिखाने का मतलब यही है कि भाई आप खुद से लॉजिक बिल्ड करना सीखो कि भाई हाँ ये ऐसा कर सकते हैं हम, यू कैन डू इट, राइट। तो प्रैक्टिस ज़रूर करो इसका, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिए और ट्राई कीजिए इसे समझने का। अगर कोई चीज़ नहीं समझती है तो बार बार देखो आइंस्टाइन में भी बोला था, आइंस्टाइन को किसी ने कहा था कि भाई आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता हूँ, आई स्पेंड टाइम विद प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करते तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तो आपको भी आपके प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो रिपीट देखो, डेफिनेटली यू विल गेट इट। फिलहाल तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स निकालना है, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि ये कॉलम किस में पहले। तो ये कॉलम हमारी इफिशिएंसी शीट में है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है इफिशिएंसी शीट में पड़े हैं, हमें यहाँ से वहाँ पे पुल करना है। ओके और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लो कि जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर देखिए, मैं फोकस कर रहा हूँ ऊपर, ये जो होम टैब में नंबर फॉर्मेट रहता है इसमें आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि ये टाइम फॉर्मेट नहीं है, टेक्स्ट है। तो हमें इसमें टाइम में भी कन्वर्ट करना है जब डेटा हम यहाँ पे समरी में लेंगे। तो ये भी याद रखना है कि समरी शीट में जब हम इसको ले लेंगे तो यहाँ पे वो टाइम में भी आना चाहिए बेसिकली। ओके तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे डेटा इन तीनों शीट से लेना है, राइट। तो मैं इन तीनों शीट से डेटा लेते समय बार बार इस शीट में आऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, टाइम जाएगा मेरा। तो मैं आसान काम करना चाहता हूँ, तो ए से लेकर आई तक सारे के सारे कॉलम्स में ऐसे सिलेक्ट करूँगा। देखिए पहले शीट का, ब्रेक शीट का मैं ए से लेकर आई तक पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा हूँ कॉर्नर में A1 में मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, A1 की जगह मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है ब्रेक शीट, तो मैंने लिया बी डेटा या ब्रेक डेटा, ब्रेक डाल दो आप, ब्रेक डेटा डाल सकते हैं, ब्रेक डाल सकते हैं, जो भी डालना है आप डालिए, एंटर कीजिए। ब्रेक मैंने इसी का नाम दे दिया, इस शीट का नाम मैंने दे दिया है इस पर्टिकुलर रेंज के लिए, ए से लेकर आई तक, राइट। ये देखिए ऊपर नाम आ गया, ये नेम रेंज डिफाइन करना बोलते हैं इसको। आप इफिशिएंसी में जाइए, दोबारा देखिए ए से लेकर जितने भी कॉलम से आपको के सिलेक्ट कर लीजिए क्यू तक, फिर आप यहाँ पे आइए नेम रेंज में, यहाँ पे आकर इसमें क्लिक करना है। नाम देते समय याद रखना है कि आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्पेस नहीं देना है। तो ये इफिशिएंसी डेटा है तो मैं E_ डेटा नाम देता हूँ, स्पेस की जगह मैं ऐसा देता हूँ, या फिर ई डेटा नाम देंगे तो भी चलेगा, स्पेस नहीं देना है। ओके सो E_ डेटा मैंने नाम दे दिया, एंटर कर दिया, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे नाम दे चुके हैं, लेकिन आपको लगा कि यार ये नाम जो मैंने दिया है मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो यू कैन चेंज इट। फॉर्मूलाज में जाइए, ये देखिए फॉर्मूलाज, ऊपर फॉर्मूलाज मेनूज है और उसके अंदर नेम मैनेजर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेम मैनेजर ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइज, और फिर ई डेटा वाले को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना, इसमें ई डेटा को एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, ई डेटा की जगह मुझे अंडरस्कोर हटा देना है, ई डेटा रख देना है, यू कैन चेंज इट, रेंज भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो चलो आपने ये भी कर लिया, समझ लिया कहाँ से हमें नेम रेंज चेंज करने के लिए ऑप्शन है। तीसरा शीट है, उसमें भी मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन नेम,
बॉक्स ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, और इसका नाम था ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो इसको मैं पी डेटा नाम देता हूँ, पी डेटा, ई डेटा, पी डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, एंटर। तो ई डेटा, पी डेटा और ब्रेक, ऐसे हमने यहाँ पे इसे नाम दे दिया। ब्रेक को बी डेटा नाम देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो मैं नेम मैनेजर में जाता हूँ, ब्रेक की जगह, क्योंकि ए बी पी ऐसा हो जाएगा ओके। सो बी डेटा, सब डेटा के नाम से ही हम यहाँ पे इसे करते हैं, बी डेटा, ब्रेक डेटा। सो मैंने इस तरह से नाम को चेंज कर लिया। चलो ठीक है, समरी शीट में आएंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हमें पुल करना है इफिशिएंसी शीट में से। अब इफिशिएंसी शीट में मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पुल करने के लिए, सोचो जरा। ओके, सोचो, नहीं सोचा हो तो मैं बता देता हूँ, वी लुकअप फॉर्मूला। और वी लुकअप फॉर्मूला के ऊपर मैंने ढेर सारी वीडियो बनाए, साथ ही में वी लुकअप फॉर्मूला अगर आपको एडवांस लेवल पे डिटेल में सीखना है तो कोर्स भी मैंने बनाया है एक्सेल का, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जो कि सर्टिफिकेट के साथ, आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, ज़रूर चेक कीजिए अगर आप मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है और आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो। ओके, वी लुकअप मैंने दे दिया, लुकअप एरे, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, 4 आर्गुमेंट्स रहते हैं वी लुकअप में, आपको पता ही होगा अगर आपने यूज़ किया तो, नहीं तो डोंट वरी, देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ। लुकअप वैल्यू, सबसे पहले तो आपको लुकअप वैल्यू लेनी है। लुकअप वैल्यू रहेगी ये वाली, क्योंकि इसे हम नहीं ले सकते ना, ये एम्प्लॉय का नाम है, हम इसके ऊपर ही जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वही सभी शीट में अवेलेबल है, A2 में, राइट, A2 में, कोमा। उसके बाद लुकअप वैल्यू ली मैंने, टेबल एरे, वेर इज अ टेबल, अब ये इफिशिएंसी डेटा में से पुल करना है, तो यहाँ पे मैं लूँगा ई डेटा, क्या टाइप करूँगा, ई डेटा, ये देखिए ई डेटा, जो रेंज मैंने डिफाइन की थी ना उस वाले शीट में, तो यहाँ पे आ रही है, मुझे उस शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम सेव के लिए ये कर लिया। और वहाँ पे कितने नंबर कॉलम पे पड़ा है वो डेटा, ये टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वहाँ पे 2 नंबर कॉलम में ही है, और एग्जैक्टली मैच के लिए मैं 0 डाल दूंगा। देखिए ये 2 नंबर कॉलम क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 नंबर क्या है, एंटर कर लो पहले, रिजल्ट देखो आ चुका है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बी में है, ए बी, ये 2 नंबर है, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 नंबर ले लिया और यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, राइट। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है, A2, ई डेटा में से पुल किया डेटा और ओके। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि ये टेक्स्ट है, ये देखिए लेफ्ट में आ चुका है, ये टाइम नहीं है, मुझे इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, तो भैया यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, वो है टाइम वैल्यू का। टाइम की कदर करो, टाइम वैल्यू फॉर्मूला लगाओ, ओके। सही में टाइम की वैल्यू करना सीखो, राइट। फिलहाल तो यहाँ पे देखो टाइम वैल्यू मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एंटर कर दो और ये यहाँ पे टाइम में कन्वर्ट हो गया। आप बोलोगे ये हाँ टाइम में दिख रहा है सर, ये कुछ दिख रहा है अलग ही, तो भैया आप होम टैब में जाओ, अगर आप बहन जी देख रहे हो तो बहन जी होम टैब में आ जाओ, नहीं तो बहन जी बोलेगी यार क्या भैया भैया बोल रहे हो यार सर, कभी बहन जी का भी तो नाम ले लो। सो भाई और बहनों यहाँ पे आओ और टाइम को सेलेक्ट कर लो, ओके। तो ये टाइम की बात है, ये हो गया परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, वर्क एफिशिएंसी निकालनी है। मैं अगेन चेक करूंगा वर्क एफिशिएंसी कहाँ पे पड़ी है, इसी में है 3 नंबर कॉलम पे। सो मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला को कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा वर्क एफिशिएंसी में। लेकिन पहले देख लो वर्क एफिशिएंसी में किस में दिया है, टाइम में ही दिया है, तो वो भी टाइम की वैल्यू के साथ ही हमें चाहिए, मतलब ये टाइम वैल्यू के साथ ही फॉर्मूला लगेगा, राइट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। 3 नंबर कॉलम में डेटा पड़ा है, अगेन डबल क्लिक कर लो और इसे आप यहाँ पे टाइम लगा दो, ओके। टोटल ब्रेक टेकन ब्रेक वाली शीट में है और ये भी टाइम के साथ ही है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कॉलम कौन सा है, देखिए ABCDEFG I मतलब 9 नंबर कॉलम, राइट। सो 9 नंबर कॉलम में डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, समरी में दोबारा जाऊंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा वही फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, सेम फॉर्मूला। ई डेटा की जगह यहाँ पे बी डेटा, बस ई की जगह मैं बी लिखूंगा, राइट। ई की जगह बी डेटा, ये देखिए बी डेटा हमारा, राइट। सो ई की जगह बी डेटा मैंने लिया और यहाँ पे 9 कर दिया। यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए मैंने ये फॉर्मूला सेम कॉपी पेस्ट किया दोस्तों, देखिए सेम टोटल ब्रेक टेकन अब बी डेटा में से पुल करेगा, वो बी डेटा में से यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा इस बार, राइट। और भी मैंने यहाँ पे इससे भी टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये फटाफट मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया आ चुका है, तो वी हैव टू सेव आवर टाइम वैल्यू भाई। अटेंडेड कॉल्स कहाँ पे पड़े हैं, अटेंडेंस कॉल ओवरऑल परफॉर्मेंस में पड़े अटेंडेड कॉल्स। तो यहाँ पे जो पी डेटा है परफॉर्मेंस वाला डेटा, उसमें से हमें ये करना है, लेकिन ये टाइम वाला डेटा नहीं है, यहाँ पे नंबर्स में है ये डेटा और ये ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में, तो इसमें कोई फॉर्मेट हमें लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हम समरी में आएंगे, यहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला दे देते हैं, राइट। आप वही कॉपी पेस्ट कर लोगे, टाइम वैल्यू फॉर्मूला हटा दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे फिर से दे देते हैं, क्या करेंगे दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं। लुकअप वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ
पे करना क्या है, बस वी लुकअप देना है, टाइम वैल्यू की जरूरत नहीं, और कॉमा पी डेटा में से लेंगे, परफॉर्मेंस डेटा पी डेटा कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना था वहाँ पे मैंने देखा नहीं था, शायद 2 ही है, हाँ 2 ही है, 2 और 0। ओके, और एंटर करो, ये देखिए नंबर ऑफ कॉल्स आ चुका है, दैट्स इट। ये नॉर्मल वी लुकअप है जिसमें आपको टाइम वैल्यू की जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने बताया। एक्टिव विथ कस्टमर कहाँ पे पड़ा है, इफिशिएंसी डेटा में है, एक्टिव विथ कस्टमर 6 नंबर कॉलम, इफिशिएंसी डेटा याद रखिए। ओके, तो 6 नंबर कॉलम में है, तो अगेन एक्टिव विथ कस्टमर में देखिए ये परसेंटेज में है, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मली वी लुकअप लगेगा, राइट। तो यही वी लुकअप आप एज इट इज़ कॉपी कर लो चाहिए तो, और पेस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन ये कौन सा डेटा है याद रखिए, ये ई डेटा है और इसमें 6 नंबर कॉलम है, तो वो कॉलम और वो पर्टिकुलर शीट्स को याद रखिए और ड्रैग कीजिए। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं आया, सो यू कैन अप्लाई परसेंटेज फ्रॉम ईयर, राइट। यहाँ पे आप जाइए, परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखिए। यहाँ पे होम टैब में ये सारी चीज़ें यहाँ पे है नंबर फॉर्मेट्स में, राइट। सो बेसिकली हमारा समरी यहाँ पे बन गया है, राइट। ओके, हमने यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग भी कर लिया, हमने फॉर्मूला भी अकॉर्डिंग टू लॉजिक लगा लिया, राइट। और 2 स्टेप्स यहाँ पे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। कौन से वो 2 स्टेप्स है, एक है बिल्डिंग लॉजिक एज पर एंड रिजल्ट और अप्लाइंग फॉर्मूला, ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलकर हमें कहीं पे भी और फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, कोई इशू नहीं, उसका लगाएंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएंगे। फिलहाल हम क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, ये 4थे स्टेप्स की तरफ जाने वाले। अब हमें डैशबोर्ड्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनाने। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। अब तक का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे ग्रे कर दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब भी क्लिक कीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिएगा। और मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दी है जहाँ पे घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट के साथ, यस ISO सर्टिफिकेट के साथ घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने का मौका मैंने आपके लिए लाया है, जहाँ पे बहुत ही कम फीस में आप घर बैठे बैठे एक्सेल कोर्स, एक्सेल मास्टरी कोर्स, एक्सेल VBA मास्टरी कोर्स और ढेर सारे और भी कंप्यूटर के कोर्सेज लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑल, ये सारे कोर्सेज मैंने स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किए, डिटेल रिकॉर्ड किए। जाकर आप देख सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको कुछ फ्री कंटेंट भी देखने मिलेंगे, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे और चीज़ें ऑनलाइन सीखना तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये जो टास्क है अभी का, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अभी तक तो आपने ध्यान दिया होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बोला है, और अभी तक आप सीख रहे हो तो भैया आप एक्सपर्ट बन रहे हो, ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ओके। तो डैशबोर्ड शीट में आते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड के लिए मैं एक टूल्स यूज़ करूँगा एक्सेल का, जो कि आप सभी को पता होगा, पाइवट टेबल्स। तो मैं इसे क्या करूँगा, Ctrl+A बटन प्रेस करूँगा, पूरा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है, पूरा रिकॉर्ड सिलेक्टेड, राइट। उसके बाद इंसर्ट में जाना है आपको पाइवट टेबल ऐड करने के लिए। जिन्होंने पाइवट टेबल पहले से सीखा है, वेल एंड गुड, नहीं सीखा है वो लोग ध्यान से देखिए। इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, ये देखिए फोकस भी है। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि आप मोबाइल में देख रहे होंगे, तो मैं हर एक चीज़ को ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। जब आप ये पाइवट टेबल ले लोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें वो बताएगा आपको कि भाई सिलेक्ट टेबल और रेंज, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। और वो बोल रहा है कि भाई नए वर्कशीट में रिपोर्ट चाहिए, नहीं एग्जिस्टिंग में चाहिए। भाई हमारे पास डैशबोर्ड नाम की शीट पड़ी है, हम एग्जिस्टिंग में ले लेंगे। यहाँ पे देखिए लोकेशन, तो कहाँ पे है हमारा लोकेशन, लोकेशन में कर्सर रखिए, डैशबोर्ड में जाइए और यहाँ पे ऊपर के 3 रो छोड़ दीजिए टाइटल वगैरह के लिए ऊपर के, और नीचे चौथे नंबर रो पे मैं यहाँ पे इसे ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए पाइवट टेबल आ चुका है, राइट, आ चुका है। मतलब पाइवट टेबल यहाँ पे और ऐड करना बाकी है, लेकिन पाइवट टेबल 4 आ चुका है, कोई इशू नहीं है। पाइवट टेबल जो भी आ रहा है इसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब करना क्या है, पाइवट टेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम हम ड्रैग करेंगे, रोज में लाके ड्रॉप करेंगे। ये देखिए पाइवट टेबल फिल लिस्ट आना ही है यहाँ पे राइट साइड में। जब आपने इस पर क्लिक किया है तो, अगर आप बाहर क्लिक करते हो तो गायब, इस पर क्लिक करते हो तो आ गया। सो पाइवट टेबल फिल लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है राइट साइड में, और ये जो है इसमें आपको एम्प्लॉय का नेम रोज में रख देना है। ओहो, एम्प्लॉय सब आ गए हैं। उसके बाद हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ वर्किंग हावर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग हावर्स कॉलम हम यहाँ पे ले लेंगे, वैल्यूज में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक काउंट में आ चुका है, हावर्स में नहीं आ रहा है। ये देखिए काउंट में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे काउंट पे, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स
क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सम रखना है। आप बोलोगे टोटल तो नहीं करनी, लेकिन सम रखिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम तो रिपीटेड है ही नहीं वैसे, तो इसलिए वो सम रखेंगे। और सम रखने के साथ साथ हम इसका नंबर फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये टाइम है ना, तो नंबर फॉर्मेट में जाकर आपको इसको टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर फॉर्मेट में जाकर क्या करना पड़ेगा, टाइम, एंड देन ओके, एंड देन ओके। नाउ यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। मिल गया। सो पाइवट टेबल आपको मिल गया है। पहला पाइवट टेबल तो आपको यहाँ पे मिल गया है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट प्रॉपर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, पाइवट टेबल हमने पहले लिया। अगर मैं यहाँ पे टॉप 5 रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और वैल्यू फिल्टर्स में जाकर, देखिए यहाँ पे ये जो आरो दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा। वैल्यू फिल्टर्स में जाकर टॉप 10 टॉप 5 यहाँ से मैं कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे आपको टॉप 5 चाहिए, आपने टॉप 5 कर लिया। ये देखिए टॉप 5 रिपोर्ट्स आ चुके हैं। अब आपको लगता है कि यार यहाँ पे जो टाइटल है ये भी मुझे बदलना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। ये आप डबल क्लिक कीजिए और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की जगह यहाँ पे ये सम ऑफ हटा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बाय एम्प्लॉयज़, कुछ भी नाम इस तरह से आप डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ओके। या फिर एम्प्लॉय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऐसा डाल देते हैं, एम्प्लॉय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। आप जो भी है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, कॉलम हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस पाइवट टेबल को लेने के बाद मुझे एक ग्रैंड टोटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से और मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए थे, वो आ गए। लेकिन ये क्या आ रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाऊँगा। देखिए नीचे पाइवट टेबल ऑप्शंस में 2 चीज़ें करनी है। एक तो पाइवट टेबल ऑप्शंस में आने के बाद आपको इसका जो ग्रैंड टोटल्स दिख रहा है वो हटा देना है। तो ग्रैंड टोटल्स के लिए आपको टोटल्स एंड फिल्टर्स वाले टैब में जाना है, टोटल एंड फिल्टर्स टैब में, और यहाँ पे रोज और कॉलम की ग्रैंड टोटल्स हटा देनी है, राइट। हटा दिया आपने, ये हट गई। साथ में आपको लेआउट एंड फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो है ना, अपडेट, ये हटा देना है। ये इसलिए हटाना है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ाऊंगा तो ये कॉलम की साइज़ कम ज़्यादा होती रहेगी। ये जो नाम है ना, अगर बड़ा आ गया किसी का तो कॉलम की साइज़ ऑटोमेटिक कम ज़्यादा करता रहता है। अगर मैं इसे अनचेक करूँगा, मैं एक बार अनचेक नहीं करता, ओके करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए क्लियर फिल्टर। अब देखिए ये साइज़ बढ़ गई। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया और ये राइट में चला गया। तो ये विड्थ कम ज़्यादा होती रहेगी हमेशा। मैं इसको फिल्टर लगाऊंगा, सपोज मैंने इसको एक अब्दुल हमीद शो कर दिया तो इसकी साइज़ देखिए अभी छोटी होगी। तो ये कम ज़्यादा जो साइज़ हो रही है पाइवट टेबल की, इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था। मैं अभी इसे टॉप 10 फिर से दिखाता हूँ या टॉप 5 दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने वो पाइवट टेबल ऑप्शंस को चेक रखा है, मतलब बेसिकली वो चेक ही रहता है। पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाइए और ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, जैसे टेबल में कुछ अपडेट होगा कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होती रहेगी। तो ये आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना चाहिए। फिलहाल तो मुझे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैं कुछ बटन्स वगैरह डालूंगा तो वो बार बार इधर उधर होते रहेंगे इसके हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, या चार्ट भी कम ज़्यादा होता रहेगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैंने उसे कर दिया गायब, ओके। और इसका डिज़ाइन भी मुझे बदलना है तो मैं डिज़ाइन में जाऊँगा। ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार कोई अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो यू कैन अप्लाई इट। यहाँ पे जाइए और डिज़ाइन अप्लाई कीजिए। फिलहाल ये आपके पास पाइवट टेबल आ गया है। अब ऊपर मुझे क्या करना है, पाइवट टेबल ऐड करने के साथ साथ ऊपर मैं यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ, छोटा सा एक कलर कोई अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइटल के लिए भी कलर अप्लाई कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मुझे टाइटल अप्लाई करना है, टाइटल ऐड करना है, टाइटल ऐड कर देता हूँ मैं इस तरह से, थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं और इसको मर्ज करके, मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ रिपोर्ट 1 वर्किंग आवर्स, ओके। जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिलहाल मैंने दे दिया और इसका थोड़ा सा कलर विलर आप चेंज कर लो, स्टाइल व्हील ज़रा दे दो, ज़रा अच्छा स्टाइल दे दो तो थोड़ा सा लोग इंप्रेस हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन जितना अच्छे से बनाओगे लाइक वही मैटर करता है, राइट, याद रखिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने पहले तो टाइटल वगैरह दे दिया, ये कर दिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, अभी हमें क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर चार्ट ऐड करना है और इसके लिए फिल्टर भी दे देना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसके लिए चार्ट कैसे ऐड करेंगे, चार्ट ऐड करने के लिए देखिए आपको एनालाइज में जाना है, पाइवट चार्ट, ये देखिए ऊपर एनालाइज टूलबार आपको दिखाई देगा। जब आप पाइवट टेबल में कर्सर रखोगे तभी ये दिखाई देगा, कर्सर आपका पाइवट टेबल में होना चाहिए तभी दिखाई देगा, और ये नए वर्जन में दिखाई देगा, मतलब 2013 के बाद है अवेलेबल, 10 में शायद नहीं। तो पाइवट चार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कॉलम चार्ट चाहिए, यस ले लिया,
देखिए आपके सामने चार्ट भी आ चुका है। इस चार्ट में आपको क्या चेंजेस करने हैं, मुझे ये हेडिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है ये डिलीट कर दूंगा, ये टोटल की भी ज़रूरत नहीं है डिलीट कर दूंगा, ये ग्रिड लाइन की भी ज़रूरत नहीं है डिलीट कर दूंगा। चार्ट एकदम क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे पता चलेगी, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। ओके, ये कॉलम चार्ट है, उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए डेटा लेबल आ गया और इसे सिलेक्ट कीजिए। इसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, होम टैब में थोड़ा कलर विलर आप दे सकते हैं आराम से, इसकी साइज़ वगैरह थोड़ा कम करना है कम कर सकते हैं। सो यू कैन एडजस्ट इट, इस तरह से ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके इसे थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे रख दो। चलो ठीक है, ये हो गया आपका पाइवट चार्ट, राइट। तो पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट हमने दोनों भी इंसर्ट कर लिए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसकी साइज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन एडजस्ट इट, इसको साइड में भी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसकी साइज़ कम करनी, सपोज लगता है नाम बड़े है तो आप नाम की साइज़ ऐसे भी कम कर सकते हैं, ये तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, बेसिकली आपको ये आइडिया आ चुका है। अभी टेबल ऐड कर दिया है, चार्ट भी ऐड कर दिया। अब हमें इंपॉर्टेंट काम की तरफ बढ़ना है, जो कि चार्ट को हाइड और शो कैसे करते हैं और ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम ज़्यादा कैसे करते हैं। तो वो देखते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम ज़्यादा कैसे करते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक शेप ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ चार्ट। एक शेप ऐड कर रहा हूँ मैं, एरो, ये देखिए एरो शेप ऐड कर दिया। लेकिन एरो शेप मुझे प्रॉपरली बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। इस एरो शेप में जो पॉइंट दिखते हैं ना अलग अलग, ये पॉइंट्स को मैं ऐसे खींच के ऐसे बना सकता हूँ। ये देखिए क्या चेंजेस हो रहा है ना, और इस पॉइंट को भी मैं खींच के ऐसा चेंजेस कर दे सकता हूँ इस तरह से। तो मैंने इस तरह से बना दिया इस शेप को, और थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। ये चाहिए तो येलो थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने येलो पॉइंट को आगे पीछे करके इस शेप को बना दिया। इसके अंदर राइट क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर दो, एडिट टेक्स्ट, और लिखो चार्ट। चार्ट व्यू करना है, शो चार्ट या चार्ट भी लिख सकते हैं आप, शो और हाइड चार्ट भी लिख सकते हैं, और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये चार्ट मैंने डाल दिया। और चार्ट शो और हाइड के लिए इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाकर पिक्चर, देखिए ये पिक्चर्स यहाँ पे जितनी भी एसेसरीज मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डोंट वरी। ये प्रैक्टिस फाइल ही शेयर करूँगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे पिक्चर्स में मैं जा रहा हूँ और मेरे पास एक फोल्डर है जहाँ पे पिक्चर्स पड़े हैं, जो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आँख बंद और आँख ओपन की पिक्चर्स मैंने ये बना के रखे हैं। हाइड दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड का है, और ये शो का किधर गया भैया, ये शो का। आप बोलोगे यार आँख बंद वाले को शो क्यों रखा है, हाइड क्यों रखा है, ऐसा क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आएगा आपको। इसकी साइज़ मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ और यहाँ पे पहले रख देता हूँ इसको। जो ओपन आँख वाला है ना भाई, जिसकी आँख खुली है वो यहाँ पे रख दीजिएगा, और जिसकी आँख बंद है वो भी वहाँ पे रखना है। लेकिन इसकी साइज़ पहले देख लीजिए, इसकी साइज़ कितनी, पहले इसको बॉर्डर भी दीजिए। फॉर्मेट में जाइए, पिक्चर पिक्स, पिक्चर पिक्स नहीं, फॉर्मेट में जाइए, पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे आइएगा, वेट और थोड़ा सा 1 पॉइंट ये दे दिया, और इसकी 1.44 सेंटीमीटर विड्थ है। तो यहाँ पे क्लिक करो इस पर, फिर से इस पर फॉर्मेट में देखिए 1.14, राइट, 1.14, और इसे भी यहाँ पे इसके ऊपर ला के रखिए। सेम हाइट आपने रख दी इसकी, और इसे भी पिक्चर बॉर्डर में जाकर वेट में जाकर 1 पॉइंट का बॉर्डर दे दिया। एक के ऊपर एक दोनों रख देना है, फिलहाल साइड में रख दो, बाद में एक के ऊपर एक रखेंगे हम। ओके, तो ये काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले पिक्चर्स मैंने ऐड कर लिए, साथ में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं ऐड कर रहा हूँ। डेवलपर में जाना है, इंसर्ट में जाना है, डेवलपर में देखिए इंसर्ट में जाना है। डेवलपर टैब अगर आपके इसमें नहीं आ रहा है, ये तो मैं बताना भूल गया, डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो भैया राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कस्टमाइज द रिबन में जाना है, यहाँ पे याद रखना है। देखिए ये होम से लेकर व्यू टैब तो आपके इसमें पहले ही रहते हैं, जैसे ये जल्दी करो टैब नहीं रहेगा क्योंकि ये मैंने बनाया है, और ये ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया था लर्न मोर पे, अगर आपने देखा है तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये खुद का एडिंग्स कैसे बनाना है वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे डेवलपर टैब में हम आएंगे कैसे, राइट क्लिक करना है यहाँ पे कोई भी टैब के ऊपर, और कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन रहता है, और इसमें कस्टमाइज रिबन में ये डेवलपर यहाँ पे चेक होना चाहिए, देखिए है ना, चेक है ना, यहाँ पे ये चेक है इसीलिए वहाँ पे दिख रहा है। तो ये चेक कीजिए और डेवलपर टैब लीजिए, यहाँ पे आप इंसर्ट में आइए डेवलपर टैब में, और यहाँ पे स्पिन बटन आपको मिलता है। ये स्पिन बटन आपको यहाँ पे लेना होगा। स्पिन बटन लेने के बाद यहाँ पे आपको स्पिन बटन को ड्रॉ करना होगा, इस तरह से स्पिन बटन को ड्रॉ कीजिए, राइट, स्पिन बटन को ड्रॉ कीजिए, और इसका बैकग्राउंड आपको वाइट बनाना है तो एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड में डाल दीजिए यहाँ पे। 1 मिनट, इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ काउंट्स भी रखेंगे तो एक रेक्टेंगल भी इसमें डाल देते हैं हम लोग। ओके, इसकी साइज़ कितनी रखनी चाहिए,
1.14 यहाँ पे हाइट विड्थ में बेसिकली ये देखिए 1.14 रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ तो आप अपने हाइट तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाइट हमें चेंज करनी पड़ेगी, 0.82 चाहिए। इसका तो क्या होगा, सेम रिजोल्यूशन था इसलिए साइज सेम थी, तो इसका हाइट जो है कितना है वो देख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ, इसका हाइट था 0.82, इसका भी देखिए कितना आ रहा है, फॉर्मेट में जाकर हाइट हाँ बराबर है 0.82, हाइट सेम रख देंगे, विड्थ तो कम ज़्यादा हो सकती है। तो 0.82 इसकी हाइट रखी, विड्थ बढ़ा दी मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। लेकिन ये पीछे चला जा रहा है, ये आगे नहीं आ रहा है, तो भैया क्या कर सकते हैं हम, इस शेप को पीछे भेज सकते हैं ना। सपोज ये आगे आ रहा है अभी, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप सेंड टू बैक में जाकर ये देखिए सेंड टू बैक में सेंड टू बैक डायरेक्टली, या सेंड टू बैक होते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शेप पीछे जा चुका है, और आप इसे यहाँ से ऐसा रख सकते हैं। और इसका कलर आपको रखना है फॉर्मेट में जाकर, शेप फिल में जाकर भैया वाइट कलर रख दो। इसका बॉर्डर का कलर मैं ब्लैक रखता हूँ, और बॉर्डर कितना दिया है उसका वो भी देख लेते हैं, 1 पॉइंट है, बराबर है। एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, हमने प्रॉपर कर दिया है। इसकी साइज़ थोड़ी सी और कम कर देते हैं। इसमें काउंटिंग आएगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले आपने स्पिन बटन यहाँ पे लिया, अब स्पिन बटन के ऊपर क्या करेंगे, स्पिन बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे असाइन मैक्रो बाद में करेंगे, क्योंकि मैक्रो हमें रिकॉर्ड तो करना है, बाकी है पिक्चर बहुत कुछ। ओके, फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए, और यहाँ पे क्या करना है, करंट वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, करंट वैल्यू 1 ही रख देते हैं, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 30,000, और यहाँ पे सेल लिंक में हम रखेंगे C1 को। अब मैंने ये क्या किया, देखिए करंट वैल्यू 1 मतलब क्या, बेसिकली मैं करंट वैल्यू 0 रख सकता हूँ। ये मिनिमम कितना रखना है आपको, मिनिमम इसमें मतलब ये डाउन एरो पे मैं क्लिक करते जाऊंगा तो कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो 1 रख दी। माइनस में भी जा सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरी नहीं यहाँ पे, और 1 रिकॉर्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने रख दिया। और मैक्सिमम कितना रखना चाहते हैं, आपके पास कितने रिकॉर्ड है, इधर मेरे पास 150, तो मैं 150 रखूंगा। अगर आपको 200 रखना है 200 रख सकते हैं आप, मैक्सिमम आपके ऊपर है, ये रिकॉर्ड्स आपके ऊपर है कितना रखना है। और कहाँ पे दिखने चाहिए, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे दिखना चाहिए, C1 में। मैंने एक C1 सेल ले लिया यहाँ पे, वो बैकग्राउंड में काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही देखेंगे करंट वैल्यू 1 आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा 2 3 ऊपर वाले बटन पे, नीचे वाले पे क्लिक करूंगा 1 2 3 4 5, राइट, ये हो रहा है यहाँ पे। और ये रिकॉर्ड्स हमारे काम के हैं, मतलब यहाँ से इस सेल को हम यहाँ पे पुल कर लेंगे, इस बॉक्स में। कैसे करेंगे बताओ ज़रा, इस बॉक्स को क्लिक करो, ये वाला रेक्टेंगल पे, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दो, और इस सेल को सिलेक्ट कर लो और एंटर दबा दो। आप बोलोगे नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये देखिए 2 इधर है, राइट। इसे ज़रा थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं, साइज़ इसकी इस तरह से रख देते हैं, और इसका ज़रा फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो इसमें फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ पर रख सकते हैं, एज़ पर लाइक आपको लगता है कि यार ये ठीक है, ये ठीक है। ओके, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर स्पेस आ रहा है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मेट शेप करके एक ऑप्शन रहता है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप, राइट, या फिर यहाँ पे पहले इसे सेंटर कर लो, वो आ जाएगा। ये ऊपर जा रहा था ना, सेंटर कर लो, सेंटर में आ जाएगा। या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में एक ऑप्शन आता है जो मैं बताना चाहूँगा, ये आगे चलकर यूज़ हो सकता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट शेप में ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर की मार्जिन जो है कम करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे चाहिए तो नीचे, इस तरह से आप रख सकते हैं उसको। कितना मार्जिन आपको रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ से, टॉप बॉटम सब कुछ। फिलहाल ये 2 प्रॉपर आ चुका है, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया काउंटिंग, राइट। और ये चार्ट की जगह यहाँ पे कॉपी कर लो, चार्ट को पेस्ट कर लो, और राइट साइड में पहले हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन करके ले रहे सारी चीज़ें जैसे हमें चाहिए वैसे, और इसको इस तरह से रखेंगे, और इसमें नाम रखेंगे रिकॉर्ड्स या कुछ भी नाम रखेंगे, रिकॉर्ड्स। ओके, अब बोलोगे यार ये तो बैठ नहीं रहा है, तो आप ऐसा थोड़ा सा बढ़ा दो इसको, और इसको चाहिए तो इस तरफ थोड़ा सा ये कर लो, टच कर लो। ये बहुत जगह है आपके पास, ये थोड़ी सी यहाँ पे ले लो। वैसे भी ये शेप इसके ऊपर ओवरलैप होने वाला है, तो आपके पास जगह जगह बची है, तो यहाँ पे आ जाओ, और ये यहाँ पे इस तरह से आ जाओ। इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, बट वी हैव लाइक ना, आपके पास स्पेस है तो ये इस तरह से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट का खेल है, ये तो आप बाद में कर लो आराम से, मतलब बैठ के कैसे किसे एडजस्ट करना। अलाइन रखना बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ों को, दैट विल लुक कूल, नहीं तो ऊपर नीचे रहेगा तो यार मतलब प्रॉपर ही नहीं है। और इस वाले 1 के साथ क्या करेंगे, इसको वाइट कलर दे देंगे, C1 के साथ वाइट कलर दे देंगे, वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे बस अप एंड डाउन। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया भैया, ये तो हमने कर लिया। इस आग को ज़रा साइड में रख देते थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, अप एंड डाउन बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम या ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 5 रखे तो 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मैं 4 करते यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस पार्ट की तरफ जा रहे हैं। हम अभी मैक्रो सीखेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मैक्रो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, डेवलपर टैब में चाहिए। रिकॉर्ड मैक्रो कैसे होता है देखिए, रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड मैक्रो मिल गया। रिकॉर्ड मैक्रो एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो। लेकिन इसे रिकॉर्ड करने के पहले एक बात याद रखिए, यहाँ पे ना आपने पहले से फिल्टर लगाया हुआ रहना चाहिए। कोई भी एक फिल्टर लगा दो, इसमें कोई भी फिल्टर, टॉप 10 का लगा दो, टॉप 5 का लगा दो, कोई भी एक फिल्टर लगा दो। क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लियर फिल्टर का मैक्रो रन करना है। ये कोड रन होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे। पहले क्लियर फिल्टर, फिर फिल्टर, क्योंकि ये स्टेप्स होता है मैक्रो रिकॉर्डिंग का जब आप कोई भी फिल्टर में काम करना चाहते हो, तो याद रखिए। तो रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे आएगा मैक्रो का नाम, आने दो, मैक्रो का नाम 1 आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले बहुत मैक्रो रिकॉर्ड किया इसलिए 8 आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई भी नाम आने दो, ओके करो, मैक्रो 8 नाम याद रखो। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, क्लियर फिल्टर एम्प्लॉय नेम, याद रखिए क्लियर फिल्टर एम्प्लॉय नेम। चलो ठीक है, एम्प्लॉय नेम का क्लियर कर दिया। फिल्टर क्लियर करने के बाद फिर से क्लिक करूँगा, वैल्यू फिल्टर्स में जाऊँगा, टॉप 10 में जाऊँगा, यहाँ पे 5 कर दूँगा और ओके कर दूंगा। ये फिल्टर लग गया। अब मैक्रो को स्टॉप करो, ये रिकॉर्डिंग हो गया प्रॉपर। एक बात याद फिर से रखो कि मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद आप इस पाइवट टेबल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, आप फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, बट यहाँ पे नाम चेंज नहीं कर सकते इनके। आपको जो भी चेंजेस करना है पहले कीजिए, राइट। इसके नाम आप बदल नहीं सकते हेडिंग्स के, तो इसके लिए पाइवट टेबल के जो भी चीज़ें करनी है यहाँ पे कर लीजिए। ये वाला रिकॉर्ड आप अपडेट कर सकते हैं, ये वाला तो इधर शीट में अपडेट होगा तो यहाँ पे अपडेट हो गया होगा। बस मैं कॉलम हेडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कॉलम हेडिंग फिल्टर में ट्रैक हो रहे हैं, जो अभी कोड हमारे जनरेट हो चुके हैं ना मैक्रो में, वहाँ पे ट्रैक हो चुके हैं। तो अब मैं करूँगा क्या, अब मैं कीबोर्ड पे Alt F11 दबाता हूँ। Alt F11 मैक्रो की विंडो लाने के लिए, याद रखिए Alt F11, ये रहा विजुअल बेसिक की विंडो। अगर आपको Alt F11 याद नहीं रहता तो डेवलपर में यहाँ पे विजुअल बेसिक करके ये वाला ऑप्शन दिया है, ये देखिए विजुअल बेसिक, यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। ये विंडो आ चुका है, इसमें आपका ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आना चाहिए, ये नहीं आया ये प्रोजेक्ट, तो व्यू में जाओ और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑन ही नहीं रहता है, तो वो बोलते हैं अरे सर हमारा तो मॉड्यूल्स ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल्स दिखना चाहिए, मॉड्यूल 1 है, राइट। मॉड्यूल 1 आपने अगर नई शीट ओपन की और उसमें मैक्रो रिकॉर्ड किया इसमें फिर से, तो मॉड्यूल 2 आएगा, मॉड्यूल 3 आएगा, इसी शीट को सेव करके किया तो। और ये मैक्रो 8, राइट। मॉड्यूल 1 मैक्रो 8 है मैक्रो, और उसमें ये कोड भी आ चुका है, राइट। इसमें ये वाली चीज़ जो है ये हमें ज़रूरी नहीं है, हमारा बस फिल्टर लगा हुआ है, ये इतना ही ज़रूरी है हमें। जो हमने फिल्टर लगाया था, ये देखिए फिल्टर क्लियर किया था, ये कोड है उसका, और फिल्टर लगाया था उसका कोड ये है। अब आप बोलोगे यार हमें कैसे, आपको कैसे समझ में आया, हमें कैसे समझ में आएगा, ये कोड क्या है, ये तो बाउंस हो रहा है। कोड ज़्यादा समझना नहीं है इस पार्ट में, कोडिंग का ये ट्यूटोरियल है ही नहीं, MS प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल है दोस्तों। तो कोडिंग का तो मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया BBA का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स हो और नॉन प्रोग्रामर हो, ये बोलना था, नॉन कॉमर्स का तो टैली का दिमाग में याद है, नॉन प्रोग्रामर हो आप, तो भी आप कोडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि कोडिंग का C से मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, ABC से। बेसिकली मैंने फंडामेंटल बताया कि कोडिंग होता क्या है, कैसे करना रहता है, वेरिएबल क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने प्रेजेंटेशन के साथ बताया उस कोर्स में। और ट्रायल वीडियोस भी फ्री है, जाके देख लेना, पहले 1-2 वीडियोस देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इनरोल कर लो। हमेशा मैं वही कहता हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ओके। फिलहाल तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो है इसकी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये कोड जो आ रहा है, इसमें हमें कोड ज़्यादा करना नहीं, एक ही कोड चेंज करना है। यहाँ पे हमने टॉप फिल्टर्स लगाया था ना 5, इस 5 की जगह हमें क्या करना है, ये वाला 5 लगाना है। मतलब यहाँ पे जो C1 में वैल्यू पड़ी है ना, ये C1 में वैल्यू है, ये देखिए 5 है C1 में, फॉर्मूला वार में दिख रहा है। तो C1 में जो भी वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे लगा देनी है। तो कैसे लगाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे और बस इसमें लिख देंगे शीट। कौन सा शीट है पहले देख लो, शीट कौन सा है, वो डैशबोर्ड वाला शीट है, ये दिख रहा है डैशबोर्ड वाला शीट है, शीट 5 डैशबोर्ड। तो शीट 5 डैशबोर्ड वाला शीट है। यहाँ पे आपको शीट का नंबर दिखाई देगा, नाम भी दिखाई देगा, नंबर भी, नाम है डैशबोर्ड, तो वो शीट 5 है। तो आप यहाँ पे लिखो शीट 5, आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई इशू नहीं, वैसे स्मॉल में लिखो, ऑटोमेटिक वो चेंज कर लेता है, कोड प्रॉपर है। तो शीट 5 डॉट रेंज, ये कोड छोटा सा है जो आप नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार लो। शीट 5 डॉट रेंज, और आपको लेना है यहाँ पे C1, क्योंकि C1 में C5 में जो वैल्यू पड़ी है वो हमें लेनी है, डॉट वैल्यू। इस तरह से विदाउट स्पेस आपको ये कोड पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप करना है। पूरा हो गया, ओके, एंटर कीजिए। अब यहाँ पे ये प्रॉपर ऑटोमेटिक शीट का एस कैपिटल हो जाता है और प्रॉपर आ जाता है, ये देखिए। तो ये कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस मैक्रो 8 की जगह मैं इसका नाम रखूंगा। इसका नाम क्या रखूंगा, मैं ये मैक्रो किसके लिए असाइन कर रहा हूँ, मैं इस बटन के लिए असाइन कर रहा हूँ, ये बटन,
तो इस बटन का जो नाम है वही मैं इस मैक्रो को रखूंगा। बटन का नाम जो है मुझे देखना पड़ेगा। बटन का नाम कैसे पता चलेगा, मैं दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए, आपके पास फॉर्मेट टैब आता है। फॉर्मेट टैब में सिलेक्शन पेन आता है, सिलेक्शन पेन में जाइए और यहाँ पे नाम भी मिलता है और उसको हाइड अनहाइड ऑप्शन भी मिल जाता है। ये देखिए स्पिनर 1 बटन है। कौन सा बटन है ये हमारा? स्पिनर 1। याद रखिए स्पिनर 1 के लिए हम ये मैक्रो कर रहे हैं। ये देखिए हाइड, शो और हाइड दिख रहा है। स्पिनर 1 बटन है तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ स्पिनर 1 के लिए मैंने ये मैक्रो बनाया है, स्पिनर 1। ओके, स्पिनर 1 मैक्रो या स्पिनर 1 कोड ऐसा देते, प्रोग्राम भी डाल सकते हैं आप, स्पिनर 1 प्रोग्राम, राइट। तो ये जो मैंने मैक्रो अभी बनाया, ये अंडरस्कोर देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, स्पिनर 1 कोड। ये जो मैक्रो मैंने बनाया मैं असाइन करूंगा स्पिनर 1 को। देखते हैं असाइन कैसे करेंगे। राइट क्लिक करेंगे स्पिनर 1 के ऊपर और असाइन मैक्रो। मैक्रो पूरा हो गया हमारा, मैक्रो रिकॉर्ड प्रॉपर हो गया है, सब कुछ हो गया। इसे हम स्पिनर 1 कोड को असाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए स्पिनर 1 बटन को स्पिनर 1 कोड असाइन कर दिया। राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, यहाँ पे मैक्रो का नाम आ जाता है, आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। ये होता है असाइन करना। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ। 4 रिकॉर्ड, ओहो काम कर रहा है। 3 रिकॉर्ड काम कर रहा है। 2 रिकॉर्ड काम कर रहा है। क्या बात है, ये है सक्सेसफुली रन हो चुका है। बल्ले बल्ले, अरे बजाओ रे। तो भैया एक कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो इस बात पे लाइक तो दो यार, लाइक करना मत भूलो, शेयर करो, कमेंट करो, फटाफट करो, फटाफट कर लो, जल्दी करो, मैं रुक रहा हूँ। कर लिया होगा आपने। फिलहाल यहाँ पे आपको पहली बात तो पता चली कि भाई इससे आपने रिकॉर्ड कम ज़्यादा कर लिए है, कैसे कर लिए, ये कैसा व्यू हो रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चली है। अब हमें आगे बढ़ना है, वो है ये चार्ट को हाइड और शो करना है, बराबर। ये इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये चार्ट कौन सा है, कौन से चार्ट के लिए कोड कर रहे हैं हम। चार्ट 1। कौन से चार्ट के लिए कोड कर रहे हैं? चार्ट 1 के लिए कोड कर रहे हैं। पहले चार्ट देख लीजिए। ओके, चार्ट 1 के लिए कोड कर रहे हैं, तो चलिए कोड करते हैं। कैसे कोड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा डेवलपर में जाइए, कोड नहीं लिखना है, मैंने बोला कोड लिखना ही नहीं है, रिकॉर्ड मैक्रो। पूरा चीज़ें कोड लिख के भी हो सकता है, लेकिन मुझे कोड लिखाना नहीं है आपसे। मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रो से आप करो, रिकॉर्ड मैक्रो। आपको कोड का आइडिया नहीं है, ये मैक्रो 9 रिकॉर्ड हो रहा है, नाम याद रखो बस, ओके कर लो। और उसके बाद इसमें क्या करो, याद रखो, इस चार्ट को सिलेक्ट रखो, चार्ट को सिलेक्ट रखो आप। ये टूलबार अगर नहीं आ रहा है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। कौन सा टूलबार याद रखिए, फॉर्मेट में जाइए, सिलेक्शन पेन हमें चाहिए। यहाँ पे ये मैक्रो रिकॉर्ड चालू है, सिलेक्शन पेन हमें चाहिए और ये सिलेक्शन पेन में चार्ट को हाइड कीजिए, शो कीजिए। चार्ट को हाइड कीजिए, शो कीजिए। साथ ही में इसी मैक्रो में हम क्या करेंगे, ये जो ओपन आई वाला जो दिख रहा है ना, पिक्चर 4 नाम है उसका, ये देखिए पिक्चर 4 है उसका, बेसिकली ये पिक्चर है। बेसिकली पिक्चर 4 को भी हाइड करेंगे, शो करेंगे, दिखाई दे रहा है ओपन है। और पिक्चर 6 को भी हाइड करेंगे, शो करेंगे। सब रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और बस इतना ही करना है हमें फिलहाल। राइट, पिक्चर 4 को भी किया, चार्ट को भी किया, हाइड और शो किया। ये मैंने मैक्रो में रिकॉर्ड किया। क्या क्या रिकॉर्ड किया देखते हैं। अल्ट F11 में चाहिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कोड। अब आप बोलोगे इसमें कोड कैसा पता चलेगा मुझे कौन सा हाइड शो है। यहाँ से हाइड शो है, ये विजिबल वर्ड दिख रहा है ना, विजिबल विजिबल विजिबल। जितने भी विजिबल के कोड है उतना रखिए, बाकी के कोड को गायब कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, विजिबल के कोड रखिए। राइट, और इस मैक्रो को नाम रखेंगे चार्ट 1 शो। इसको पहले रख देंगे शो चार्ट 1। क्या नाम रख दिया मैंने इसको, शो चार्ट 1, शो अंडरस्कोर रख देते, शो अंडरस्कोर चार्ट 1। इसी को हम कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, ध्यान दीजिए, इसी को कॉपी करेंगे और हाइड चार्ट 1 नीचे नाम रख देंगे। इसी को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब ध्यान से देखना है, जब मैं चार्ट को शो करूंगा तो चार्ट दिखना चाहिए, यानी कि चार्ट का ट्रू वाला ऑप्शन जो है, चार्ट 1 का ट्रू वाला ऑप्शन जो है, लाइन जो है वो यहाँ पे रखना है। फॉल्स वाला लाइन यहाँ से गायब कर दो। देखिए ये फॉल्स वाला लाइन है, ध्यान से देखिए कौन सी लाइन डिलीट करनी कौन सी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, लॉजिक है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, लॉजिक समझ लो। एक्टिव शीट डॉट शेप्स डॉट रेंज चार्ट 1, चार्ट 1 नाम दिख रहा है, यहाँ पे फोकस कीजिए। चार्ट 1 डॉट विजिबल फॉल्स है, मतलब ये चार्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये शो करना है मुझे। शो चार्ट का प्रोग्राम है ना, ये शो चार्ट का प्रोग्राम है, तो ये फॉल्स वाला लाइन हटा दिया मैंने। राइट, तो ये चार्ट दिखाई देगा, इसका मतलब ये चार्ट दिखाई देगा। उसके बाद जब ये चार्ट दिखाई देगा, शो होगा चार्ट, तो उसके टाइम पे कौन सी शेप दिखनी चाहिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब ये चार्ट दिखाई देगा तो उसके टाइम पे कौन सी शेप दिखनी चाहिए, यानी कि ये आंख जब खुला है तो ये चार्ट भी खुला रहना चाहिए। राइट, आंख ये वाली शेप यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे
पिक्चर 4 जो है हमारा, ये पिक्चर 4 है, याद रखिए, इसका नाम भी याद रखिए, सिलेक्ट कीजिए, इसका नाम दोबारा देखिए सिलेक्ट करके, ये देखिए पिक्चर 4 है, और आंख बंद का पिक्चर 6 है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा नोट डाउन या दिमाग में रखनी है। तो पिक्चर 4 शो होना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चर 4 हाइड का भी बटन है, ये पिक्चर 4 का हाइड का है, ये हाइड का बटन है, मतलब हाइड होता है इससे। ये देखिए visible.ms फॉल, तो ये हाइड का मैंने डिलीट कर दिया, इसमें से हाइड का डिलीट किया लेकिन शो का रख दिया। और पिक्चर 6 जो है, जब ये चार्ट शो हो रहा है, आंख भी खुली रहनी चाहिए, आंख भी क्या रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए। तो आंख खुली रहनी चाहिए, तो उसको शो रखा, चार्ट भी शो हो रहा है, तो उस टाइम पे ये वाली आंख जो है नहीं चाहिए, मतलब ये आंख जो है, यानी ये पिक्चर 6 है, ये फॉल्स रहना चाहिए। तो पिक्चर 6 का जो ट्रू वाला कोड है ना, वो डिलीट कर दिया। ध्यान से देखिए दोबारा, पिक्चर 6 का ट्रू वाला कोड मैं डिलीट कर रहा हूँ, फॉल्स का कोड यहाँ पे रख रहा हूँ, पिक्चर 4 का ट्रू का कोड रख रहा हूँ, चार्ट 1 का ट्रू का कोड रख रहा हूँ, चार्ट 1 का ट्रू का कोड, पिक्चर 4 का ट्रू का कोड, पिक्चर 6 का फॉल्स का कोड। क्लियर है आपको? ये चीज याद रखिए। क्या है यहाँ पे, कंफ्यूजन में कुछ भी नहीं है। चार्ट 1 का जो कोड है वो ट्रू है, यानी कि चार्ट दिखना चाहिए जब मैं शो चार्ट पे क्लिक करूंगा। तो उसके बाद शो चार्ट पे क्लिक करते ही मेरा ये पिक्चर 4 भी दिखना चाहिए, यानी कि खुली आंख वाला जो पिक्चर है, खुली आंख खुली रखो, दिमाग खुला रखो, पिक्चर 4 यहाँ पे दिखेगा, मतलब पिक्चर 4 यहाँ पे शो होगा, और साथ में पिक्चर 6 हाइड होना चाहिए उसी वक्त। अब इसके अपोजिट हाइड चार्ट में क्या करेंगे, हाइड चार्ट में जब मैं क्लिक करूंगा, हाइड चार्ट पे जब क्लिक होगा, ये प्रोग्राम जब रन होगा, तो ये जो चार्ट का फॉल्स वाला है ना वो रहेगा, और ये ट्रू वाला हाइड डिलीट कर दो। ये चार्ट है, ये देखिए चार्ट 1 का कोड है, वो ट्रू मतलब शो, बंद, ट्रू मतलब शो, याद रखना है, ट्रू मतलब शो और फॉल्स मतलब हाइड। उसके बाद पिक्चर 4 में भी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स वाला ही रखेंगे, ट्रू वाला डिलीट कर देंगे। ये देखिए ट्रू वाली जो लाइन है ना पिक्चर 4 की, वो डिलीट कर दी, और पिक्चर 6 की फॉल्स वाली जो लाइन है वो डिलीट कर देंगे, क्योंकि पिक्चर 6 जो है यहाँ पे विजिबल होना चाहिए जब आप हाइड चार्ट पे क्लिक करते हो। तो पिक्चर 6 यानी कि वो जो बंद आंख वाला पिक्चर है ना, वो शो होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? हो गया होगा क्लियर दोस्तों। ये जरा अच्छे से समझ लो, यहाँ पे कोड नहीं करना है, लॉजिक है, लॉजिक। पहले मैंने बोला था यार, जिसके पास दिमाग है वही देखे, बाकी लोग अपनी भैंस चराए। राइट? तो फिलहाल दिमाग वाले देख रहे होंगे, और कोई भी चीज़ समझने जैसी है, मतलब नहीं समझने जैसी है ही नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो ये पता चलेगा कि मैंने क्यों किया है ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, शो चार्ट नंबर का एक मेरे पास मैक्रो, शो चार्ट 1 और हाइड चार्ट 1 नाम का एक मैक्रो है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन, ओके, मतलब ये बटन है हमारे लिए अभी, और ये पिक्चर जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, असाइन मैक्रो करूंगा मैं, असाइन मैक्रो। ध्यान से देखिए, असाइन मैक्रो, और इसको चार्ट 1 का शो वाला मैक्रो, जो देखिए आंख बंद है उसका शो वाला मैक्रो असाइन करूंगा। उल्टा करना है, आंख बंद है तो शो वाला मैक्रो उसको असाइन करेंगे, और आंख खुली है, राइट क्लिक करो, ध्यान से देखिए, आंख खुली है, असाइन मैक्रो, यहां पे हाइड वाला मैक्रो इसको असाइन करेंगे, हाइड चार्ट वाला मैक्रो इसे असाइन कर रहे हैं। राइट? ये उल्टा करना है तभी तो ये सीधा होगा। ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि चार्ट ऑलरेडी शो है, वो गायब हो गया, लेकिन शेप यहां पे क्लिक करता हूं, वो शेप दिखाई दे रही है, चार्ट गायब हो रहा है, वो शेप दिखाई दे रही है। ओहो, अब एक काम करते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे पिक्चर 4 को शो कर देता हूँ, यहाँ से शो कर सकते हैं। ये पिक्चर पैलेट सिलेक्शन पेन बहुत यूजफुल है, इसे ऑन करके रखिए, जब तक आपका कोड नहीं होता है तब तक इसे आप यहाँ पे उठा के रखिए, एक के ऊपर एक रखिए। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चार्ट शो हो रहा है, दोबारा चार्ट शो हो रहा है, आँख खुली है। ओह क्या बात है, चार्ट गायब, ये देखिए चार्ट हाइड है, कुछ नहीं दिख रहा है, हाइड, मतलब हमारा लॉजिक प्रॉपर यहाँ पे लग चुका है दोस्तों, और यही है लॉजिक और यही है मैजिक। लेकिन एक और चीज़ है, ये स्पिन बटन का मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। स्पिन बटन को यहाँ पे भी डालना है मुझे, चार्ट के ऊपर, यहाँ पे रख दिया चार्ट के ऊपर। ये है स्पिनर 2, क्या है स्पिनर 2, लेकिन ये भी अभी मैं इसे सपोज हाइड और चार्ट हाइड कर रहा हूँ, तो ये स्पिनर 2 वैसे रह रहा है, ये हाइड ही नहीं हो रहा है। स्पिनर 2 हाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अल्ट F11, स्पिनर 2 भी हाइड होना चाहिए गाइज, स्पिनर 2 भी हाइड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड है ना, ये कॉपी करेंगे, ये वाला कोड, और इसे पेस्ट कर देंगे। जब शो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ट्रू वाला लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे, और इसमें हम स्पिनर 2 नाम दे देंगे। याद रखिए स्पिनर 2 नाम देना है, यहाँ पे 2 नाम दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्पिनर नाम रख दिया। ओके, सो फाइनली स्पिनर नाम रखने के बाद यहाँ पे इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे इसी में। ये कोड वही है, बस स्पिनर 2 जो है वो हाइड और शो होगा इधर
फॉल्स रहेगा। जब मैं हाइड बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स मतलब स्पिनर 2 हाइड होना चाहिए, और जब मैं शो बटन पे क्लिक करूंगा तो ये शो मतलब ट्रू दिखा देगा, स्पिनर 2 वो बदल दिया मैंने, शेप बस यहाँ पे इतना ही चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए हाइड शो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, खुली आंख पे क्लिक करूंगा, वो दोनों हाइड हो रहे, चार्ट और स्पिनर, और दोनों आ रहे हैं। ये कम ज़्यादा यहाँ से भी हो रहा है। क्या बात है, सब कुछ प्रॉपर तो हो गया। तो इस तरह से बनाते हैं ये प्रोजेक्ट दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली अभी क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी आपके मन में डाउट रहेगा कि यार सर और टेबल ऐड किया तो हम कंफ्यूज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपको करना क्या है, और एक टेबल मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 3 टेबल दिखाए थे। तो आपको करना क्या है, इसी टेबल को कंट्रोल बटन दबा के ड्रैग करना है, ओह सॉरी, इसी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और कंट्रोल बटन दबा के बॉर्डर से ड्रैग कर लेना है, इसका डुप्लीकेट बना देना है। इसकी साइज आप थोड़ी सी बढ़ा दो चाहिए तो, और यहाँ पे दूसरा कोई रिकॉर्ड रखना है तो आप पाइवट टेबल फिल लिस्ट ऑन कीजिए, राइट। दूसरे टेबल के ऊपर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए वर्क इफिशिएंसी या अटेंडेड कॉल्स या एक्टिव विथ कस्टमर चाहिए, तो इसे हटाओ और एक्टिव विथ कस्टमर्स वाला ले लो। और ये जो है एक्टिव विथ कस्टमर्स, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ, फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट में जाकर इसका हम रखेंगे परसेंटेज में, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यूज़ है। ओके, तो ये देखिए परसेंटेज आ गया। सबसे पहले करना क्या है, इसके लिए मैक्रो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये वाला मैक्रो दोबारा रिकॉर्ड कीजिए। कैसे, स्टेप्स देखिए, रिपीट हो रहा है, सब कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, आपकी प्रैक्टिस और एक बार हो जाएगी। डेवलपर टैब में जाइए, पहले तो इसको फिल्टर अप्लाई कीजिए। याद रखिए एक फिल्टर होना चाहिए मैक्रो रिकॉर्ड करने के पहले। टॉप 10 रखो, टॉप 5 रखो, कोई भी एक फिल्टर रखो इसको। फिर जाओ रिकॉर्ड मैक्रो में, मैक्रो 10 हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पे पहले फिल्टर क्लियर, यहाँ पे जाएंगे और क्लियर फिल्टर, सबसे पहले क्लियर फिल्टर कर दिया, फिर से फिल्टर अप्लाई कर दो। स्टेप्स याद रखो मैक्रो के, टॉप 10 की जगह यहाँ पे टॉप 5 रख देते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, इसे आ गया। ओके चलो ठीक है, आपको ये आइडिया आ चुका है, ये फिल्टर हो चुका है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आपको करना क्या है, ये वाली चीज़ें जो दी है यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लो और यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर लो। ओके, पेस्ट कर लो एज इट इज़, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेस्ट मारो बस। लाइक याद रखो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे रहेगी कि भाई मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो ये खुली आँख वाला आ गया, बंद आँख वाला आया नहीं पिक्चर, तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। बंद आँख वाला भी पिक्चर यहाँ पे ले लो, इसके ऊपर ही, या साइड में रखो थोड़ी देर के लिए चाहिए तो, अब कोई इशू नहीं उसका। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, सब कुछ हो गया। अब करना क्या है, सब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना। हमने इसका मैक्रो तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन चेंजेस हमें करने पड़ेंगे कुछ। यहाँ पे एक चार्ट भी ऐड कर दो, एनालाइज में जाओ और पाइवट चार्ट में जाओ और एक चार्ट ऐड करो, पाई चार्ट वगैरह जो भी चार्ट है आप ऐड कर सकते हैं। एक चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, ये चार्ट नीचे रख देते हैं, इसका भी चार्ट यहाँ पे बन गया है। ओके, ये टोटल को डिलीट कर दिया, ये चार्ट यहाँ पे आपके पास है रेडी। तो चलो चार्ट वगैरह ऐड करना तो यू नो दैट, चार्ट कैसे ऐड करना है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, चार्ट को फॉर्मेटिंग भी आपको आता होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो स्पिन बटन है, राइट क्लिक करो इसके ऊपर और पहले इसे क्या कर लो, देखिए असाइन मैक्रो नहीं करना है इसको फॉर्मेट कंट्रोल पहले चेंज करना है। फॉर्मेट कंट्रोल C1 की जगह इसको C2 रखो, क्योंकि इसका अलग लिंक करो, C2 अलग लिंक करो, इसको C2 वही रखो स्पिन बटन, लेकिन लिंक C2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा स्पिन बटन पे तो C2 में चेंजेस होनी चाहिए। पहली चीज़ तो यहाँ पे C2 में दिखाई देना चाहिए। फिर यहाँ पे जो 5 आ रहा है, ये 5 पे इस बॉक्स पे क्लिक करो, ये जो व्हाइट बॉक्स है ना हमने रखा था पीछे, उसकी जगह भी यहाँ पे C2 कर लो, ये C2 कर लो। ओके, C2 कर लिया, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आया प्रॉपर, तो फॉर्मेट पेंटर है ना, फॉर्मेट पेंटर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सेल के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ाई है दोस्तों, बेसिक चीज़ें ये। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास इसका मैक्रो रिकॉर्ड है, तो मैं Alt F11 करूँगा और जो मैक्रो मैंने अभी रिकॉर्ड किया वो कहाँ पे आया देखूंगा, मैक्रो 10। मैक्रो 10 को मैं नाम दूंगा यहाँ पे स्पिनर बटन 3 वाला कोड, क्योंकि ये स्पिनर बटन 3 है, याद रखिए, क्योंकि 2 हमने नीचे लिया है, स्पिनर 3_ कोड। ओके, और ये वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये लगना नहीं चाहिए, मैक्रो यहाँ लगना चाहिए ऐसा कि हमने कोड किया है। हमारे सीनियर बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, क्या कोड किया। यहाँ पे क्या लिखेंगे मुझे बताओ, ज़रा बताओ, अगर आप अभी तक सीख रहे हो तो पता है, ज़रा बताओ। शीट 5 डॉट रेंज और यहाँ पे C2 लेंगे दोस्तों, C2, क्योंकि हमने C2 में वैल्यू रखी है स्पिनर बटन
3 की, हमारा वो स्पिनर बटन 3 है, ज़रा चेक कीजिए स्पिनर बटन 3 है कि नहीं है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एक बार चेक भी कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए इसको। सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है फॉर्मेट में जाना है, सिलेक्शन पेन में जाना है, और ये देखिए नो इसका ये एक्चुअली स्पिनर बटन 8 है, तो कोई बात नहीं, स्पिनर बटन 8 आ गया, पता नहीं क्यों आ गया ऐसा, वो शेप की वजह से शायद उसका नंबर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको स्पिनर बटन 8 नाम दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पिनर बटन 8 का कोड है ये, इतना ही नाम यहाँ पे अभी चेंज करना है, हम आगे नहीं गए अभी वैसे भी। अब राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो करो, स्पिनर बटन 8 के लिए हमने जो कोड दिया था वो दे दिया। अब इससे क्या होगा स्पिनर बटन 8 से, तो यहाँ पे मैं अप एंड डाउन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब ये प्रॉपरली ये पाइवट टेबल पे काम कर रहा है। और इस नंबर को थोड़ी देर के लिए नहीं, गायब भी कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अप डाउन, ओके 3 इडियट की याद आ गई मुझे, अप डाउन। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया, चलो ठीक है, ये आपको आइडिया हो चुका कि ये कैसे लिंक करना है इसके साथ। दूसरी चीज़, अब मेरे पास ये शेप से इनका नंबर देख लेना है पहले। ये पिक्चर 18, नंबर देख लो अच्छे से, नंबर देख लो, पिक्चर 18, ये पिक्चर कौन सा है ये देखिए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, पिक्चर 14 है, पिक्चर 18 है, पिक्चर 14 पिक्चर 18, याद रखिए पिक्चर 14 पिक्चर 18। उसके बाद चार्ट पे क्लिक कीजिए और चार्ट का नंबर भी देख लीजिए, चार्ट का नंबर है चार्ट 8, चार्ट का नंबर है चार्ट 8, चार्ट 8 के लिए कोड करना है हमें, याद रखिए चार्ट 8 पिक्चर ये है 18 और ये 14, याद रखिए पीछे वाला 14 है और चार्ट 8 है। और ये स्पिनर बटन को और एक बार कॉपी पेस्ट कीजिए ताकि यहाँ पे एक स्पिनर बटन आएगा, और ये स्पिनर 9, ओके स्पिनर 9, चार्ट 14, चार्ट कितना था, चार्ट 8, ओके, और पिक्चर 14 पिक्चर, यहाँ पे देखिए ये क्लिक करते आपको यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट मिल जाता है। अगर आप इससे राइट क्लिक करते हो पिक्चर 18, यहाँ पे राइट क्लिक करते हो पिक्चर 14, ओके। सो पिक्चर 14 पिक्चर 18 चार्ट 8 और स्पिनर बटन 9, ये 4 चीज़ें हमारे पास है। अल्ट F11 में करेंगे, हमें दोबारा मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करना। ये हाइट चार्ट और शो चार्ट का जो है ना चार्ट 1 का, इसी को हम कॉपी करेंगे, पूरा का पूरा कॉपी करना है एज इट इज़। बस ये बहुत सिंपल है, जितने भी आगे बनाओगे ना आप चार्ट, उसके लिए यही कोड कॉपी पेस्ट करोगे। और चार्ट 1 की जगह चार्ट 8 के लिए आप कोड कर रहे हो, लिखो यहाँ पे पहले, दोनों जगह पे चार्ट 8 लिखना है, ये दोनों ही जगह पे नहीं लिखना है, खाली यहाँ पे भी लिखना है चार्ट 8। जहाँ जहाँ चार्ट 1 दिख रहा है वहाँ आप चार्ट 8 करोगे, पहला चीज़ तो ओके। जहाँ पे पिक्चर 4 है वहाँ पे पिक्चर 14 करोगे, क्योंकि हमारे पिक्चर ये जो खुले आंख वाला पिक्चर है ना वो है 14 का, और बंद आंख वाला जो पिक्चर है ना वो है पिक्चर 18 का। तो जहाँ पे 4 था मतलब छोटा नंबर था, वहाँ पे छोटा नंबर 14 लिखेंगे, और यहाँ पे 6 है वहाँ पे 18 लिखेंगे, क्योंकि वो बड़ा नंबर आपको बंद आंख वाला है। यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18, देखिए जहाँ पे 6 था वहाँ पे 18, बस चेंजेस इतने करना है। स्पिनर बटन 9, बस चेंजेस क्या करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा, बस हो गया खत्म। वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया चार्ट 8 के अंदर, वही चीज़, बस स्पिनर बटन और पिक्चर बदल दिए क्योंकि ये पिक्चर अलग है। और मैक्रो असाइन कर देंगे, राइट क्लिक करो, इसको कौन सा मैक्रो असाइन करना है, इसके ऊपर ही रखो, एक काम करो इसके ऊपर ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम मैक्रो प्रॉपर असाइन कर सकते, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो, और इसको क्या रहेगा, शो चार्ट 8। ये कौन सा बटन है याद रखिए, जो बंद आंख वाला है उसको शो चार्ट 8, तो क्लिक किया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पीछे वाला पिक्चर ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। तो राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, इसको रखेंगे हाइट चार्ट 8, और ये काम हो चुका है कि नहीं देखेंगे, हो गया। और स्पिनर बटन भी इसके साथ हाइड अनएड हो रहा है क्योंकि स्पिनर बटन का 9 नंबर हमने वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो भैया सब कुछ हो गया ना यार, सब कुछ हो गया, सब कुछ हमने ये वाले चार्ट के ऊपर भी करके दिखाया, मैंने कॉपी करके भी दिखाया। हमने एक डैशबोर्ड ऐसा बनाया, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बोलते इसे। ऐसा डैशबोर्ड बनाने के लिए टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप दिखाओगे, प्रेजेंट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। जब आप प्रेजेंट ऐसा कुछ करोगे तो आपके सीनियर्स, आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस की लड़कियां, सब लोग इंप्रेस होने वाले हैं, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने इस चार्ट को बनाने के लिए बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरी टीम ने इसे एडिट करने के लिए बहुत टाइम स्पेंड किया है। आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे बनाया दोस्तों। मुझे पता था कि यार इसे बनाते समय मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, फिर भी मैंने टाइम की तरफ नहीं देखा, मैंने देखा कि यार ये कुछ तो स्टूडेंट की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो चुकी है, कुछ नया सीखा है आपने, कुछ ऐसा सीखा है जो आप लोगों को दिखा सकते कि यार मुझे ये भी आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दी है दोस्तों। तो अब ये प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया, लेकिन इस फाइल को हमें सेव करना है। याद रखिए ये फाइल जब आप सेव करोगे तो ये MIS प्रोजेक्ट की फाइल विथ मैक्रो है, तो आप F12 बटन प्रेस करोगे सेव के लिए, तब आपको सेव के लिए F12 बटन मतलब सेव एज बटन, राइट। इसे आपको क्या करना है, एक्सेल वर्कबुक नहीं सेव करना है, इसे एक्सेल मैक्रो इनेबल करना है। याद रखिए एक्सेल मैक्रो इनेबल, ये वाला ऑप्शन चूज कीजिए, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, और उसके बाद इसको सेव कीजिए, राइट।
तभी ये प्रॉपरली सेव होगा। मैक्रो इनेबल है क्योंकि इसमें कोड है, और कोड है तो मैक्रो के साथ ये रिकॉर्डिंग है। ये हमारी समरी बन गई, हमारा डैशबोर्ड बन गया, हमारा सब कुछ बन गया है दोस्तों। सो कैसा लगा दोस्तों ये डैशबोर्ड का वीडियो? डेफिनेटली पसंद आया होगा। मैंने तो अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे देने की कोशिश की है। आपने भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा, और देखा होगा तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी। मतलब डाउनलोड फाइल करके प्रैक्टिस करो, नहीं किया था, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट किसी ने कहा है, तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक्स है वेबसाइट की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना चाहिए। मेरा एप्लीकेशन की लिंक है, जाके चेकआउट करो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे कंप्यूटर कोर्सेज सीखना, घर बैठे बैठे सीखना, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। बाय बाय।